उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। पहचान बनाने के लिए जुनून होना चाहिए। आपके मुकाम को सलाम करता है सारा जहान। पंख नहीं हौसला होना चाहिए, तो उड़ने के लिए अपना है पूरा आसमान। प्रेरणादायी है आज का ये सफर, जिसमें है 2 पीढ़ियों की एक साझी उड़ान। जी हाँ, 56 वर्ष की माँ और 28 साल की बेटी। नवंबर का महीना और वो दिन जब दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लग गया। जरा सोचिए, अगर एक ही दिन माँ बेटी को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए तो वो दिन कितना बड़ा होगा उनकी जिंदगी का। ये कहानी सही मायने में प्रेरणा देती है कि एज इज जस्ट अ नंबर, बस जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। तो चलिए, वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, आइए आपको मिलवाते हैं अपनी आज की दोनों खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम मेरी पहचान। अपना आसमान में मैं हूँ डॉक्टर श्रेया दत्त मिश्रा। मैं अभी एज अ डेटा सिस्टम स्पेशलिस्ट वर्ल्ड बैंक में काम कर रही हूँ और मैंने अपना PhD किया है इन 2018 इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी। बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम। अपना आसमान में मैं आप लोगों के साथ हूँ डॉक्टर माला दत्त। मैंने अपना स्कूलिंग फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से करके फिर लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो भी इकोनॉमिक्स में किया। और उसके इमीडिएटली अगले साल दैट विच इज़ 1986 मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो ज्वाइन की। और फिर एट द एज ऑफ 52 विच इज़ 2012 मैंने अपना PhD प्रोग्राम में एडमिशन लिया और 57 में मैं PhD ख़त्म किया। और अब 2 साल पहले मेरा रिटायरमेंट हो गया है फ्रॉम गवर्नमेंट से। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और इसी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IIMC की छात्राएं। आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही हमारे साथ मेंटल हेल्थ और विमेन कैंसर सोसाइटी की महिलाएं भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसी जुगलबंदी की जो साथ साथ चली, साथ साथ बढ़ी। आइए जानते हैं क्या है सफर इस साझी उड़ान का। तो शुरुआत मैं करूंगी माला जी आपसे। डॉक्टर माला, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले माला दत्त जी IES यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कर चुकी थी और उसके बाद बहुत अच्छी सेवाएं भी दे रही थी। अचानक जहन में कैसे आया कि नहीं, मुझे तो PhD करनी है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये अचानक नहीं था जी। जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1985 में, उस समय मैंने MPhil ज्वाइन कर लिया उसके अगले साल ही, और विद द इंटेंशन कि MPhil होने के बाद PhD करेंगे। तो PhD करने का मेरा सपना पहले से ही था, और ये सपना एक्चुअली मेरे मदर और फादर ने देखा था मेरे लिए, बिकॉज स्कूल में भी आई वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो वो ये कहते थे कि तुम तो ज़रूर PhD करना। बट अनफॉर्चुनेटली, और आई शुड से नॉट अनफॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली उस MPhil करने के बाद अगले साल ही मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली, वो छूट गया। फिर 1-2 बार बीच में और भी ऐसे ओकेजन्स आए जब PhD करने का मौका लगा और मैं करना चाह रही थी, बट कुछ ना कुछ बीच में ऑब्स्टिकल आ गया। एंड देन थर्ड टाइम इन व्हेन आई वाज 52 2012, उस समय एक्चुअली मेरा रजिस्ट्रेशन हो सका और फिर मैंने PhD किया।
मैम आपको देख के ये तो ज़रूर कह सकते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, उम्र कुछ नहीं है, जज्बा होना चाहिए। लेकिन एक सपना जो आप अपने घर से देखती आ रही थी कि मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन कहते हैं कि अगर हमने सिविल सर्विसेज कर ली तो फिर बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं। कितनी दुनिया में कितनी युवतियां होंगी जो सिविल सर्विसेज करने का सपना देखती हैं, लेकिन आपने तो वो सपना जिया, लेकिन फिर पीएचडी क्यों? वो इसलिए, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे पेरेंट्स का सपना था, और जब मैंने अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन किया तब तक दोनों नहीं रहे थे। मगर मैं उनके लिए भी और अपने लिए भी कहीं पर वो मेरे अब उसमें मेरे मन में समा गया था कि मैं उनके लिए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स अग्रवाल फैमिली से थी, और अग्रवाल फैमिलीज़ में जनरली बेटियों को पढ़ाते बढ़ाते नहीं है इतना, बट मेरे मदर फादर ने हमेशा मुझे और मेरे भाई और बहन को ये बोला कि बेटा जाओ और पढ़ो, जितना पढ़ाई करना चाहते हो उतना पढ़ो, कोई शादी की चिंता नहीं है, कोई जब करना चाहोगे तब करोगे। तो इसलिए, और वो वाला सपोर्ट मुझे शादी के बाद भी मिला। मेरा बंगाली फैमिली में शादी हुई है, तो वहाँ तो वैसे ही वो इतने प्रोग्रेसिव होते हैं बंगालीज। तो मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज द फर्स्ट वन व्हेन शी हर्ड, शी सेज कि नहीं प्लीज़ पीएचडी करो। और मेरे जितने इन लॉज हैं, और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और बच्चे तो हमेशा मेरे साथ रहे हैं इस जर्नी में, तो उन्होंने कहा और मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतना मोटिवेट किया। देन आई सेड कि नहीं, मुझे करना है, ये एक मुकाम है जो मुझे हासिल करना ही है। सर्विसेज ठीक है, अपनी तरफ में मैंने अपना कभी ड्यूटी को निगलेक्ट नहीं किया। ऑफिशियल ड्यूटी में 8:30-9 बजे तक आती थी रात को, और अपने घर का भी देखभाल, मेरी मदर इन लॉ थी, तबीयत ठीक नहीं थी, वो सब मैं किया। मगर मेरा ये हमेशा से रहा था जो भी जुनून है, और वो मैं कर पाई। तो ये सबकी बहुत ही जो मुझे सबका आशीर्वाद मिला, बड़ों का और भगवान का मेरा साथ था। मैम एक सवाल यहाँ पे ये ज़रूर आता है, आपने बताया कि आप जॉब कर रही थी, जॉब के साथ आपने पीएचडी की। 50-52 की उम्र में पीएचडी के बारे में सोचना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपने सोचा नहीं, आपने किया, ये अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ़ बात है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर एक छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इकोनॉमिक सर्विसेज की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल सर्विसेज की जिम्मेदारी, और उसे बखूबी निभाना, और उसके बाद पढ़ाई करना, और वो भी कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं, डॉक्टरेट की पढ़ाई। तो मैम ऑफिस, घर, पढ़ाई, ये तीनों एक साथ बैलेंस करना कितना मुश्किल था और कैसे किया आपने? मुश्किल तो डेफिनेटली था, बट एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर स्टडीज़ के लिए 2 साल की छुट्टी देती है। तो वो छुट्टी मैंने अवेल किया, और आई सेड कि आई विल बी एबल टू स्पेंड सम टाइम, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, ये चली गई थी बाहर पढ़ने के लिए, छोटी वाली थी, तो मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा टाइम भी मिलेगा, और मैं जो कोर्स वर्क 2 साल का होता है, तो आई सेड वो करना है, मैंडेटरी क्लासेस अटेंड करनी है, तो वो कर पाएंगे। इनफैक्ट आई मस्ट से दैट वहाँ जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने कहा कि आपका तो अभी तक 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप क्लासेस अटेंड मत करिए। देन आई सेड नहीं, मैं 25 साल बाद कॉलेज छोड़ के अब अटेंड कर रही हूँ, तो आई वुड लाइक टू जस्ट फील एंड गेट एवरीथिंग। जो आप इनपुट्स और मेरे कोर्स स्टूडेंट्स को देते हैं वही मैं लूँगी। तो मैंने कोर्स वर्क किया, और मैं कर पाई, बिकॉज क्लासेस अटेंड कर पाई। उस समय मुझे छुट्टी मिली ड्यूटी से, तो 2 साल बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर मैं पीएचडी के जो आपने स्टडीज़ के बारे में बताया, वो फिर मैं रात को करती थी, बच्चों का खाना सोना हो जाए उसके बाद, या सैटरडे संडे को। तो कुछ मतलब 2-3 साल तक तो मैंने अपना सोशल एंगेजमेंट बहुत कम रखी, कि मुझे जब भी टाइम मिलता था वो मैं हमेशा पीएचडी के वर्क पे लगा देती। क्या बात है, बहुत खूब। श्रेया जी, आपके पास मैं आऊँगी। मैम से तो मुझे बहुत कुछ जानना है, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 23 साल की उम्र आपकी रही होगी जब इन्होंने पीएचडी में एनरोल किया जी। उस समय क्या कभी आपको लगा कि मेरी मम्मा पीएचडी कर रही है, क्या मुझे उन्हें कुछ कहना चाहिए? या होता है ना कि आपके साथी संगी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी पढ़ाई कर रही है दोबारा से, तो क्या कभी आपने ये कुछ फेस किया, या आपने अपनी मम्मा को बोला कि अब आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, ये तो मुझे पढ़ाई करनी है? नहीं, इनफैक्ट इसका बिल्कुल उल्टा, बिकॉज आई थिंक हमारे घर में शुरू से ही मैंने, एंड इनफैक्ट मे बी बिकॉज मेरी दादी, नानी, नाना सारे फोकस थे एजुकेशन पे, तो माँ बाबा में भी सेम था
कि आपको जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़ो। तो शुरू से ही वो घर में इन्वायरमेंट वही था कि पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप वो करो। एंड इसीलिए मम्मा जैसे मम्मा ने बोला कि मम्मा ने बीच बीच में भी की है, उन्होंने शी हैज़ डबल एमफिल, उन्होंने सिर्फ पीएचडी ही नहीं करी है, उनके पास डबल एमफिल है। उन्होंने एलएसआर से पढ़ाई करी है, शी इज़ ऑलवेज बिन अ टॉपर। वो इवन एक नीट का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्वालिफिकेशन होता है पीएचडी के लिए, वो JRS भी हैं। तो उनके पास दुनिया भर की सारी क्वालिफिकेशंस हैं। एंड इनफैक्ट हम तो ये भी बोलते हैं, इनफैक्ट अब तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि वंस यू आर अप फॉर इट, आप पोस्ट पीएचडी करो, आप फेलोशिप करो, आप उसको रोको मत, बिकॉज शी रियली लव स्टडिंग। तो एंड जब वो पीएचडी कर रही थी, आई मीन शी इज़ ऑलवेज बिन, मम्मा मेरे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रही हैं। चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। पर्सनल लाइफ में मैंने उनको हमेशा देखा है शुरू से काम को बैलेंस करते हुए, काम हो, घर हो। मतलब मम्मा, जैसे मम्मा ने बोला, वो 9 बजे जाती थी सुबह, 9 बजे रात को वापस आती थी। उसके बाद वो हमारे साथ बैठ के हमारा खाना पीना देखना, स्कूल का देखना, उसके बाद हम सोने जाते थे, फिर वो सोने जाती थी। एंड देन शी यूज्ड टू बी अप हमारे उठने के पहले। सो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी मम्मा वर्किंग है एज सच, या मेरे पास मम्मा का टाइम की कमी है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट ना, मेरा एक 1.5 साल का बेबी है, आई एम वर्किंग। तो मेरा एक वो रहता है कि मैं एंड पता नहीं अब जब मैं करने की कोशिश करती हूँ कि पता नहीं मम्मा ने तब कैसे किया, लाइक द काइंड ऑफ एनर्जी दिस रिक्वायर्स इज़ ट्रिमेंडस। एंड आज भी इवन पीएचडी जब वो कर रही थी, जिस तरह से उन्होंने किया, जिस रिगरस तरीके से उन्होंने अपना रिसर्च किया, आई मीन आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ हर। एंड प्रोफेशनली ऑल्सो वो IAS हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम किया। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई आई थिंक मैंने भी ये फील्ड चुना। मैं वर्ल्ड बैंक में हूँ, बेसिकली मैं गवर्नमेंट्स के साथ काम करती हूँ, हम एडवाइस करते हैं उनको, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। तो मेरा आई थिंक होल अट्रैक्शन टू दिस फील्ड इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई मम्मा। एंड यू कैन सी लाइक आई ट्राई टू एमुलेट हर इन, जो भी मैं करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मा का एक कण भी बन सकूँ, तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मदर डॉटर डुओ की आज हम बात कर रहे हैं, और ये डुओ हमें जो कलर्स आपने कपड़ों के चूज़ किए हैं उसमें भी ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। श्रेया, इनके पीएचडी ज्वाइन करने के 2 साल के बाद आपने पीएचडी में एनरोल किया, तो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और वो जो एक साथ पीएचडी करने का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ फिर आगे? जी बिल्कुल। सो जैसे मम्मा ने बोला, मम्मा का हमेशा से ही सपना था कि वो पीएचडी करें। तो ये एक सुना हुआ है हमने घर पे कि पीएचडी करना है, मैं कोशिश कर रही हूँ, एमफिल किया, ये वो। तो मेरा भी पता नहीं, आई थिंक वो इंट्रिंसिकली आ गया, अपने आप में ही वो अंदर से आया कि नहीं मुझे भी पीएचडी करनी है। एंड मम्मा ने जब ज्वाइन कर ही लिया तो अब मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं भी कर सकती हूँ। तो एक लेकिन तो सब्जेक्ट्स अलग थे आपके। सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग थे। आपका साइकोलॉजी था, इनका फाइनेंस था, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो भी फाइनेंस का है। करेक्ट। आपका साइकोलॉजी है। करेक्ट। तो वो साइकोलॉजी और फाइनेंस का जो जुगलबंदी और मिश्रण था वो कैसे संभव हो पाया, क्योंकि दोनों अलग सब्जेक्ट, दोनों के अलग गाइड, दोनों का अलग फील्ड, लेकिन एक साथ पढ़ाई, एक साथ गाइडेंस और एक ही दिन डिग्री। ये बिकॉज पीएचडी, हमेशा कहते हैं कि पीएचडी बहुत लोन जर्नी होती है। जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, आपकी पूरी एक क्लास है, वो सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक जर्नी में साथ हैं। पीएचडी हमेशा बिकॉज आप एक सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में जाते हैं, तो यू आर दी ओनली वन जो आप उस एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ कॉलेज में 4 लोग हैं तो भी वो इतना अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं कि आप कभी एक साथ कुछ नहीं कर रहे होते। बट मम्मा घर पे थी, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था, एंड मम्मा ने 2 साल पहले पीएचडी ज्वाइन किया था, तो जो भी पड़ाव होते हैं पीएचडी के, वो मम्मा मुझसे ऑब्वियसली जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मुझे ये पता चलता था कि अब नेक्स्ट पड़ाव मेरे लिए क्या है, मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। एंड इनफैक्ट मम्मा ने पीएचडी 5 साल में की, मैं 3-3.5 साल में सिर्फ इसलिए कर पाई बिकॉज मुझे पता था कि अब 6 महीने में क्या करना है मुझे, तो वो मैं साथ साथ कर सकती थी, मैं अपना टाइम का ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकती थी, तो उसका मुझे बहुत सपोर्ट हुआ। तो सब्जेक्ट में नहीं, बट जस्ट पीएचडी के खुद के जर्नी में एक उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत हेल्प हुआ। एंड ऑफ कोर्स
मम्मा साथ में थी तो एक अपना मनोबल और बढ़ जाता है, तो वो तो डेफिनेटली था ही। माला जी आपके पास आ रही हूँ। एक होता है हमारी स्टूडेंट लाइफ, हम सामने टीचर को मैम या सर बोलते हैं, वो हमें बोलते हैं हाँ बच्चे ये काम हुआ, तो वो एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन होता है, बड़ा प्यारा होता है, बिल्कुल माँ बच्चे की तरह। लेकिन जब आपने दोबारा पीएचडी में एनरोल किया, आप क्लासेस लगाने लगी, तो क्या वो जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन था, क्या वो बिल्कुल टीचर स्टूडेंट की तरह रहता था, या फिर बदले में क्योंकि सामने जो टीचर है उनसे आप कहीं ज़्यादा सीनियर हो, वो आपको मैम बोल के और वो स्टूडेंट की तरह ना रखकर अपने से ज़्यादा सीनियर रखकर ट्रीट करने लगे? क्या ऐसा हुआ आपके साथ? इनिशियल हुआ, आप जो सही बिल्कुल बताया कि ऑलमोस्ट आई थिंक 15 दिन तक ऐसा ही चला, क्योंकि सब लोग जो को स्टूडेंट्स थे वो श्रेया की एज के थे, सो मेरे बच्चों की तरह थे बिल्कुल। तो आई वॉज द ओनली वन, एंड फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास सबने कहा कि ये कौन आ गए, एंड दे थॉट प्रोबब्ली लेक्चरर और टीचर, बट देन जो प्रोफेसर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन था, बच्चों को भी और प्रोफेसर को भी, कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। मगर 10-15 दिन में वो पहचान गए कि आई हैव कम एक्चुअली एज अ स्टूडेंट, और मैं ये नहीं है कि अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर वो है क्वालिटीज़ वो लेकर के आऊँगी या कुछ है। आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट देयर, और वो मेरे को ऑफ कोर्स एड्रेस करते थे एज मैम, बट आई इंश्योर्ड दैट ऑल द कोर स्टूडेंट्स रेफर टू मी बाय नेम। मैंने कहा जब तक हमारी क्लासेस चलेंगी आप मुझे नाम से बुलाइए। उनमें से कुछ लोग फिर भी मुझे मैम बुलाते थे, बट आई सेड मुझे भी तो वो फील आनी चाहिए ना कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट हियर। बट आई थिंक आफ्टर अबाउट 15 डेज और सो हमारा इतना अच्छा रैपो बना कि बीच बीच में वो बोलते थे कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस है तो आप कुछ बताइए हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो इंटरेक्शन होता था, बट इट वॉज जस्ट लाइक एनी स्टूडेंट एंड टीचर। मैम पोस्ट क्लास कभी काउंसलिंग होती थी कि मैम आप थोड़े टाइम के लिए हमारी टीचर बन जाओ, हमें गाइड करना शुरू कर दो सिविल सर्विसेज की ओर, हम कैसे जाएं? क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार आप पीएचडी में एनरोल तो होते हो, लेकिन आपका जो ध्येय होता है, आपका लक्ष्य होता है, वो कुछ और होता है। तो क्या आपकी ओर से क्या उन स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी मिली? ऑफ कोर्स, हम लोग बीच में लंच टाइम में भी जाते थे। क्लासेस के बाद का ये है कि आई यूज टू ट्राई कि जैसे ही क्लास खत्म हो मैं घर चली जाऊँ, सो दैट मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और घर में और भी वो होता था, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं चली जाऊँ। बट बीच में जब भी लेक्चर्स के बीच में टाइम मिलता था या लंच टाइम में, तो वो इंटरेक्शन हम लोग करते थे। वो पूछते थे कि आपको कैसे आपने ज्वाइन किया, कैसा लगा, कहाँ कहाँ काम किया, आप क्या एडवाइस करते हैं, तो दोज थिंग्स वर डेफिनेटली। मैम लेकिन एक जनरेशन गैप होता है, उस जनरेशन गैप को कैसे कॉप अप किया आपने? क्योंकि वो इतने फ्री नहीं होंगे और आप भी बिल्कुल वैसा फील नहीं करती होंगी जैसे वो सामने वाली जनरेशन आपके साथ फील कर रही है। ऐसे में आप दोनों का जो सामंजस्य था, वो जो दोस्ती होती है, ग्रुप होता है, उसमें बिल्कुल उनकी तरह ढल पाना, क्या ये कुछ मुश्किल लगा? नहीं, ऐसा फर्स्ट 10-15 दिन जरूर ऐसा लगा, थोड़ा अटपटा सा लगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा वो बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन गया, वो बहुत कंफर्टेबल हो गए। और बीच में जैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा होता था, कभी सडनली कोई लेक्चर कैंसिल हो गया, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम लोग कैफ़े वैफ़े जा कर के औरों की तरह कॉफ़ी पीते थे, वो वहाँ के मिले हुए वो जो नूडल्स और वो सब खाते थे, तो इट वाज जस्ट लाइक स्टूडेंट लाइफ। सो आई वाज totally into the university as a student. You were reliving your life again basically. Absolutely, absolutely. श्रेया, डिग्री मिलने का दिन था, लेकिन दिन बहुत बड़ा होता है वो जब हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है, वी आर नाउ डॉक्टर्स। एक खुशी होती है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, और आपके लिए डबल खुशी इसलिए थी क्योंकि सिर्फ आपको अकेले को नहीं मिल रही थी, आपकी माताजी को भी मिलने वाली थी। लेकिन उससे जस्ट एक दिन पहले आपकी शादी थी, आप डिग्री लेने नहीं जा पाए। मुझे वो पूरा किस्सा समझना है। लेकिन उसके बाद जब आप डिग्री लेने गए तो आपको गार्ड ने रोक दिया कि एक ही जा सकता है, दोनों को नहीं जाने दूंगा क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट जा सकते हैं जी। तो वो जो पूरा किस्सा है, पूरा सिनेरियो है, वो आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी शादी होने वाली थी, मेरी लव मैरिज हुई है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी, दैट्स हाउ वी गॉट टू नो ईच अदर। और फिर हमने डिसाइड किया, दोनों पेरेंट्स को, माँ बाबा को, अब मेरे माँ पापा को, दोनों को हम एक दूसरे पसंद थे, तो वो शादी बहुत इजी थी। बट
मेरे एक्चुअली फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे इन लॉज के घर पे भी पढ़ाई इज़ सबसे ज़्यादा। मेरे हस्बैंड के भी ही इज़ MBA LLB एवरीथिंग, तो मतलब उनकी भी डिग्रीज की लिस्ट है पूरी। तो मेरे हस्बैंड ने बस यही कहा था उस टाइम पे कि मैं शादी तभी करूँगा जब तुम PhD कंप्लीट कर लोगी। तो वो एक मेरा लक्ष्य था कि मुझे एक PhD कंप्लीट करनी है। ऑफ कोर्स मम्मा के साथ करनी है, वो तो एक था ही, एक एडिशनल प्रेशर था कि शादी के पहले मुझे अपना थीसिस सबमिट करना है। दूसरी बात, चलो हमने सबमिट कर दिया, सब हो गया, मेरा PhD का वाइवा होता है, एक फाइनल वाइवा, वो सब हो गया। जब दे दिया तब पता चला कि शादी के एक दिन बाद हमारी डिग्री का डेट आया है, कॉन्वोकेशन है, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ही साथ होता है सारे सब्जेक्ट्स का। तो इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड को पता चला, उन्होंने यही बोला कि ठीक है, तब तक विदाई हो जाएगी। 18 को हमारी शादी थी, 19 को कॉन्वोकेशन था। उन्होंने बोला 18 को रात को शादी, सुबह जब विदाई होगी तो हम घर जाने के पहले यूनिवर्सिटी चलेंगे मतलब उन्हीं कपड़ों में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब मैं दुल्हन के लिबास में, मम्मा और मैं चलेंगे, हम अपना डिग्री लेके आएंगे। हमने कहा एब्सोल्युटली नथिंग डूइंग। हम गए, फिर अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट कलेक्ट आवर डिग्रीज उस टाइम पे। अच्छा। बट आपकी माताजी भी नहीं गई? मम्मा भी नहीं गई। मम्मा भी शादी के, मतलब इंडियन शादी के बाद, बेटी की शादी के बाद ये 2 दिन तक माँ बाबा, मेरी छोटी बहन एकदम फ्लैट लेटे हुए थे। दे वर सो टायर्ड आफ्टर ऑल ऑफ इट। बट एंड फिर मैं नहीं जा पाई तो मम्मा अकेले, तो देयर वाज नो वे कि हमने सब इतना सारा जर्नी साथ में किया है एंड मम्मा अकेले तो नहीं जाके लेती, वो मुझे पता था। तो हमने साथ में ही डिसाइड किया था कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। फिर 6 महीने बाद जब हमें टाइम मिला, मार्च में, दिस वाज मार्च 2019 में, एक दिन हमने सोचा चलो चलते हैं। हम गए तो जो डिग्री मिलती है वो एग्जामिनेशन सेक्शन से मिलती है। तो एग्जामिनेशन सेक्शन बहुत गार्डेड होता है, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आंसर शीट्स होती हैं। तो हम गए, हमने बोला हमें अपनी डिग्रीज कलेक्ट करनी है। सिर्फ माँ और मैं थे, हम ऑफिस से गए थे सीधा लंच टाइम में। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप जाइए। हमने कहा नहीं, हम दोनों को डिग्रीज कलेक्ट करनी है। तो गार्ड को लगा कि हम ऐसे ही, मैं आई हूँ डिग्री कलेक्ट करने एंड मम्मा बस मेरे साथ आई हैं। वो समझे ही नहीं कि मम्मा को भी डिग्री मिल रही है। हमने बहुत समझाया, फिर हमने अल्टीमेटली बोला ठीक है आप हमारे साथ चलिए, ऊपर तक चलिए, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जब हमने डिग्री ली, उन्होंने देखा, वो इतने खुश हुए एक्चुअली। एंड एक ही हमारी डिग्री है, दोनों की साथ में डिग्री पकड़े हुए, एक ही फ़ोटो है हमारी, और वो उन्होंने ली और उन्होंने ही बोला कि नहीं अब तो आप दोनों को साथ में खड़े होकर डिग्री पकड़ के आपको अपनी फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी और मैं खींचूंगा। तो फिर आए, उन्होंने फ़ोटो खींचा एंड दैट्स द ओनली फ़ोटो वी हैव विद आवर डिग्री। बट ऐसे बहुत सारे किस्से रहे हैं जो बीच बीच में हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मैं गई थी PhD के दौरान, मुझे अपनी फ़ीस सबमिट करनी थी। मम्मा तब तक 2 साल का उनका जो स्टडी लीव था वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ, मैं ही सबमिट कर दूँगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर के पास गई और काफ़ी मेरे पीछे लंबी एक लाइन लगी हुई थी। कुछ एक फ़ीस जमा करने का एक टाइम होता है, सब उसी टाइम पे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सारे स्टूडेंट्स को खुद ही आना पड़ता है फ़ीस सबमिट करने, आप किसी के बिहाफ पे नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, एक्चुअली ये मेरी मम्मा हैं, वो काम कर रही हैं, उनका PhD है, इसीलिए वो आ नहीं पा रही, तो मैं उनके बिहाफ पे सबमिट कर रही हूँ। तो वो पहले तो वो माने ही नहीं कि मेरी मम्मा है, और मैं, उनको लगा कोई दोस्त है। फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरा नाम देखिए, श्रेया दत्त उनका नाम है माला दत्त, आप उनकी एज देखिए, बिकॉज वो सारा परफॉर्मा में डिटेल होता है। उन्होंने बोला अच्छा। फिर मेरे पीछे इतनी लंबी लाइन, बट उन्होंने मुझसे 15 मिनट खड़े करवा के मुझसे बात की, पूरा समझा कि मैं किस में कर रही हूँ, मम्मा किस में कर रही है। और पीछे मैं समझ पा रही हूँ कि लोग ऑलमोस्ट गुस्सा हो रहे हैं कि क्यों इतनी बातचीत चल रही है। बट हाँ, मतलब ये बहुत ही स्पेशल जर्नी रही है हम दोनों के लिए। एंड बहुत लोगों को एट वेरियस लेवल्स भी बहुत अटपटी चीज़ें लगी हैं, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड दिस जर्नी इवन मोर स्पेशल। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, साइकोलॉजी क्यों? साइकोलॉजी क्यों? दैट्स अ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। सो एक्चुअली जब मैं अपने क्लास 11-12 में थी, जैसे मम्मा ने बोला, दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इनफैक्ट दादी
फिज़िकली वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बट उनको ऑलमोस्ट 20 साल से शी वॉज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि फिर बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट कर गया था। तो मैंने बड़े होते हुए मैंने वो सारे दादी के फेजेस देखे हैं। हम जॉइंट फैमिली में थे, मम्मा हमेशा उनका ख्याल रखती थी, हम सब ने अपना अपना किया है उनका ध्यान रखने के लिए। सो शुरू में मेरा सारा जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रहा वो दादी के वजह से रहा, बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि दादी को हो क्या रहा है एंड क्यों हो रहा है और मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। सो उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं इस एरिया में जाऊँ। बट अल्टीमेटली ग्रेजुएशन करते करते मेरा थोड़ा बेंट साइकोलॉजी में भी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, उसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है। मैंने अपना मास्टर्स किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, एंड दैट इज़ वेयर मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड माँ का पब्लिक पॉलिसी का जो एक क्रॉस रोड्स है वो मैंने अमेलगमेशन मैंने करके अपना PhD दोनों एरियाज़ में किया है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी। सो आई थिंक मेरे हर चीज़ मेरी लाइफ में बड़ा कनेक्टेड सा रहा है, चाहे फैमिली से हो, प्रोफेशनली हो, सब कुछ थोड़ा कनेक्टेड सा, एंड उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है एक्चुअली। ग्रेट। तो चलिए, हमारे बीच IIMC की छात्राएं मौजूद हैं, तो आपके सवालों के साथ ओवर टू यू। नमस्ते मैम, मेरा नाम भार्गवी है। मेरा प्रश्न माला मैम से है कि मैम बैचलर्स लाइफ में हम लड़कियां बहुत कुछ कर पाते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन अदर रेस्पेक्ट, लेकिन शादी के बाद जो वुमेंस का वर्कफोर्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम देखा गया है। तो इस सिचुएशन को कैसे कोप किया जा सकता है आने वाले समय में? कोई भी काम अपना ग्रेजुएशन के बाद करना हो, मतलब पढ़ाई करनी है या जॉब करना है, उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत असेंशियल है, क्योंकि यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब की फैमिली लाइफ ना। जब आपकी शादी हो जाए, उस समय नई शादी भी होती है, तो आप कुछ वो बैलेंस उसको इम्बैलेंस नहीं करना चाहते। तो वो करने के लिए आपको पहले ये असेस करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है और आप किस तरह से करें। और आजकल के ज़माने में आई हैव सीन मोस्ट फैमिलीज़ आर प्रोग्रेसिव। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ ना निगलेक्ट करें, वो मैंने जो एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं है कि आपका ड्रीम है कि आप आगे पढ़ाई करें या आप एक अच्छा फुल टाइम नौकरी करें और फिर आप ये चाहें कि भाई आप घर पे आएंगे, आपको कोई चाय बना के देगा या आपके इन लॉज आपके लिए करेंगे, कुछ ज़रूरत है, कोई कहीं पर हॉस्पिटल ले जाना है, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, कोई सोशल एंगेजमेंट है कि आप नहीं अवेलेबल हैं। ये सब नहीं होता है ना, आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। और अगर आप देंगे सब कुछ और आप और चीज़ें अच्छी तरह से चल रही हैं, तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा आप अपने पढ़ाई और अपना काम करने में। मेरा सवाल माला जी से है। मैम, मुझे ये पूछना है कि कई बार बहुत सी महिलाएं होती हैं, उनके जहन में होता है कि उन्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन मैम शादी के बाद ऐसा होता है ना कि वो बोल नहीं पाती हैं, उनके जहन की बात वो मन में ही रह जाती है, घर का काम करने में ही दिन निकल जाता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप आगे पढ़ो, या कुछ उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर पैशन है, आप कुछ और आगे करना चाहते हैं डिस्पाइट, तो यू हैव टू टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। ये नहीं है कि आपका काम ख़त्म हो गया तो फिर आप सोने चले गए, सुबह आप 6 बजे उठ रहे हैं या 7 बजे उठ रहे हैं। वो टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा ना। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने, और आपकी फैमिली और आपके कुलीग्स और आपका काम वो सफ़र नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब हमारा मैंने छुट्टी ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें एक ये प्रोविज़न भी होता है कि आफ्टर आई कम बैक आफ्टर 2 years दे विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस टू ऑफिशियल वर्क, विच मीन्स कि 2 साल के कोर्स वर्क के बाद मैं आती हूँ, काम किया। ये नहीं कि मैं 3 बजे अपना काम ख़त्म करके मैं बोलूँ अच्छा आज मैं जा रही हूँ, कल बाकी का कल करूँगी, ऐसा नहीं। पूरा टाइम ऑफिस का करना है। अगर पार्लियामेंट सेशन है तो उसके लिए भी लेट बैठना है, सारा काम करना है। बट ऑल दैट आपको करना है, उसके साथ साथ जो आप करना चाहते हैं वो करिए। और अगर आप ये ऐसा करेंगे, मुझे नहीं लगता आजकल की कोई भी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेंगी। बिल्कुल, दैट इज द
आपने 1986 में लास्ट टाइम आप कॉलेज में थी एंड उसके बाद आपको 2012 में फिर से वो कॉलेज कल्चर को एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिला, तो आप बता सकते हैं उस टाइम के कॉलेज कल्चर में और इस टाइम के कॉलेज कल्चर में कितना डिफरेंस था? बहुत ही हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस समय हम लोग सीधा स्टूडेंट्स थे, वी इंजॉयड द कैंपस लाइफ। और मैंने जैसा बोला कि वो हम शाम तक रहते थे, कहीं कॉफ़ी पी ली, कहीं वो बन अंडा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो वो सब करते थे। शाम तक 5:30-6 बजे तक हैंग आउट कर सकते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारे इंस्ट्रक्शंस मेरे पेरेंट्स का ये था कि अंधेरा होने से पहले तो घर आना है, तो वो हम करते थे। कहीं भी फ्रेंड्स का कुछ वो हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो वहाँ चले जाते थे। फेस्टिवल्स में कितना पार्ट लेते थे। तो वो एज़ कम्पेयर टू दैट अभी जो किया मैंने, मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहा, बट आई फाइंड दैट स्टूडेंट लाइफ इज़ द सेम। स्टूडेंट लाइफ इज़ द सेम। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, जैसे मैंने बताया कि मेरे जो को स्टूडेंट्स थे एक्सेप्टेड मी एज अ स्टूडेंट। तो वो मुझे बोलते थे कि चले हम ये करते हैं, आज हम समोसा खाने चलते हैं, आज हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। तो आई यूज्ड टू डू दैट, बट उनको ये पता था कि जितना जल्दी हो सके आई विल बी फिनिशिंग और फिर मैं चली जाऊँगी। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस मैंने देखा नहीं है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ यूनिवर्सिटी लाइफ। क्या बात है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में एक एकेडमिक कल्चर था हमेशा से, एंड अभी आपने 2-3 नाम लिए, अपने हस्बैंड, अपने मदर तो हैं ही, तो ये लोग काफ़ी प्रोमिनेंट हैं अपने करियर्स में, मतलब बहुत अच्छा काम किया है सब ने। सो बड़े होते होते आपको मतलब वो एक प्रेशर भी बनता होगा कि मुझे भी कुछ करना है, इनको मतलब इस नाम से मैच होना है किसी तरह से। तो वो आपने कैसे डील किया? और आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो हाउ डिड यू रिलेट विद इट इन योर करियर? डेफिनेटली हमारे घर में हमेशा एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर था, एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेंट, बट मार्क्स वर नेवर इम्पॉर्टेंट। द फोकस वाज ऑलवेज कि आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, आपको जो स्पोर्ट्स खेलना है आप खेलो। माय फादर, उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे फुटबॉल, बॉक्सिंग, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्पोर्ट जो उन्होंने नहीं खेला है, तो स्पोर्ट्स में हमेशा था। माय दादी, बीइंग अ बंगाली फैमिली, आप म्यूज़िक सीखो, डांस सीखो, ड्राइंग सीखो, कुछ भी सीखो। तो हमेशा वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट था कि आप ये सब कर सकते हो, बट आपको ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही बार करना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। सो हमेशा एक सपोर्टिंग हैंड था रादर देन अ प्रेशर। सो आई वोंट से कि मुझे कभी भी एकेडमिक्स का प्रेशर लगा। एंड फ्रैंकली लेट मी से, मम्मा हमेशा से टॉपर रही हैं। मैं स्कूल में कभी टॉपर नहीं थी, बट मैं यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर थी। मैंने अपना बाहर से मास्टर्स किया, फिर मैंने अपना PhD किया। आई थिंक बिकॉज मुझे कभी एकेडमिक्स का वो प्रेशर नहीं लगा घर की तरफ से, बट हमेशा ये लगा कि हाँ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना अच्छा लगता था बिकॉज वो एक मार पीट के कभी नहीं करवाया गया, क्योंकि वो इंटरनल था, तो हमेशा उसमें अच्छा लगता था। इसीलिए आई थिंक वो प्रेशर की तो कभी बात ही नहीं है। एंड आई थिंक जो आपने एक बोला मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है एंड प्रेशर को कैसे डील करें, आई थिंक अगर आप कोई भी आप वही करो जो आपको करना अंदर से, जिसके लिए आपके पास मोटिवेशन आए, आप वो करो। चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर हो, कोई एक चीज़ तो होगी, सबके पास होती है जो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप डेफिनेटली करो। एंड साइड बाय साइड कभी आप एकेडमिक्स का प्रेशर मत लो। दैट शुड ऑलवेज बी कि हाँ बस पढ़ाई करनी है बिकॉज यू वांट टू मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ। मेरा सवाल माला मैम से है। मैम, मेरी जो मदर है वो भी बिजनेस वूमेन है और हाउसवाइफ भी है, दोनों एक साथ मैनेज कर रही है, तो मैं एक बहुत अच्छा कनेक्ट फील हुआ आपके साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप और भी ऐसी जो महिलाएं हैं काम करना चाहती है पर बैलेंस के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे वो अपना मोटिवेशन बनाए रखें और जिस तरह से आज आप इस मुकाम पर पहुँचे और हमें प्रेरणा दे रहे हैं, वैसे वो लोग भी इस मुकाम पर पहुंच सके? मैं यही कहूँगी कि मेरा जो लाइफ जर्नी रही है वो प्रूव करता है कि आप 2, 3, 4 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि जो करना चाहते हैं उनको अपने
फैमिली का सपोर्ट विच आई एम मेंशनिंग बार बार कि वो बहुत असेंशियल है। वो अगर फैमिली में है, शादी हो गई है, तो आप अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉ से, अपने बच्चों से बताएं कि भाई आप कि ये हम करना चाह रहे हैं। तो आपकी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी देख करके, और आप आपका दूसरा काम है उसमें भी उनको आपका सपोर्ट मिलेगा। और ये नहीं है कि आप अपना वो काम निगलेक्ट कर देंगे, तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। जैसा कि अभी तक हमने सुना है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके इस उड़ान के सफ़र में आपने बहुत संघर्ष सहा है, तो इसके पीछे आपकी प्रेरणा कौन रहा है, और इतना आप खुद को प्रेरित कैसे रखते हैं, और आपकी लाइफ का एक कोई टर्निंग पॉइंट आप बताइए। प्रेरणा तो मैं ये बताती हूँ यही है कि इट इज़ माय पेरेंट्स। जो इनिशियल जो एजुकेशन में इनिशिएशन हुआ मेरा कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसा पहले कहा कि फैमिलीज़ की तरफ से जैसे ही आप 24-25 के होते हो और आप यू आर अ वुमन, वो प्रेशर आना शुरू होता है पीयर से भी, रिलेटिव से भी, कि भाई बहुत हो गया, आप शादी कर दो, आप शादी कर दो। बट मेरे मदर फादर ने कभी वो प्रेशर हम पर नहीं दिया। मेरी एल्डर सिस्टर भी हैं, मेरा ब्रदर भी हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप पढ़ाई करो, जितना पढ़ाई करना है, जो आपको नौकरी करनी है वो नौकरी करो। ये भी नहीं है कि आप बिना नौकरी के रह जाओ और आप शादी कर लो। बहुत लोग थे जो करना चाहते थे, देयर वर लॉट ऑफ ऑफर्स कि आप शादी कर लें और काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे वर सो वेल ऑफ। बट मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं पढ़ाई भी करूँगी और फिर नौकरी भी करूँगी। आजकल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, women need independence in their thinking, in the process they want to follow, in the work that they want to do। तो वो सब चीज़ें तभी आ सकती हैं जब अंदर से हो। जैसे अभी श्रेया मैम ने बताया कि आप कोशिश करो कि आप उसको फॉलो करो, एंड फॉलो करने से आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। और वो ही मेरा मोटिवेशन था कि मैं जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं अचीव कर सकूँ। मैम, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गई हूँ, अब इसको छोड़ देती हूँ? ऐसे मोमेंट्स तो आए हैं, जैसे श्रेया ने बताया कि वो लोन जर्नी होती है, पर्टिकुलरली पीएचडी के कॉन्टेक्स्ट में, कि लगता है कि क्यों शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा है, और काम का प्रेशर आ जाता है, वो ऑफिस का प्रेशर आ जाता है, बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का भी वो उनके डिमांड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मगर इसमें हर एक बार में मुझे ये लगा नहीं कि मैं गिर गई हूँ। मुझे ये लगा कि मैं गिर गई हूँ मगर मैं उठ सकती हूँ। और जो मुझे सपोर्ट, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, जो सहयोग मुझे मिला, कभी मैं डिजेक्टेड होती थी तो श्रेया बोलती थी नहीं मॉम जल्दी उठो, ये काम करो। और या वो मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या हुआ, आज तो तुम्हें वो सबमिट करना था, पेपर का क्या हुआ। सो उस टाइप का इट गिव्स दैट मोटिवेशन कि नहीं, आपको एक दिन का हो सकता है, एक दिन 2 दिन आप उस पर ना काम कर पाए, बट कभी कभी ये बहुत डिप्रेशन हो जाता था कि नहीं कर पाएंगे, बट दैट वाज ओनली टेम्पररी। सो आफ्टर अ डे 2 days आई यूज्ड टू जस्ट कम बैक। वो तो होता ही है, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कभी ऑफिस का प्रेशर है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। मैम, जब आप क्लास में थे तो उस टाइम जब टीचर्स किसी टॉपिक पे पढ़ा रहे होते हैं तो आपके सोचने का तरीका, उस टॉपिक पे या बोलने का तरीका और इस जनरेशन के बच्चे का बोलने का तरीका में कितना अंतर होता था? एक्चुअली बिकॉज मैं बता रही थी कि श्रेया के उम्र के बच्चे थे, और मैं तो श्रेया से बात करती हूँ, और मेरी एक और छोटी बेटी भी है, वो डॉक्टर हैं, उस समय तो अपना MBBS कर रही थी, तो मैं उनके साथ तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। वो लोग कॉलेज में थे उस समय, तो मुझे ये नहीं लगा कि वो कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अगर मेरे बच्चे नहीं होते या उस एज में नहीं होते तो हो सकता है मुझे सडनली थोड़ा सा उनका लिंगो फ़र्क लगता कि आप लोग बात करने का वो तरीका अलग है। मगर बिकॉज दे हैव बीन ग्रोइंग विद मी, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, एंड आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल। आई वुड इनफैक्ट कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो कि आप मेरे को स्टूडेंट्स को बुलाइए और उनसे पूछिए। जी, आप 90s में एक बहुत ही हाई पोजीशन पे थी, IES थी, लेकिन उस समय पे क्या आपको जेंडर इनइक्वालिटी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा,
इतने बड़े पोजीशन पे होने पे भी, इतने एजुकेटेड लोगों के साथ होने पे भी, क्योंकि आज भी औरतें इस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर ही रही हैं। अगर आप काम अपना पूरी कॉम्पिटेंस और पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से कर रहे हैं तो सीनियर चाहे कोई वुमन हो या चाहे कोई जेंटलमैन हो, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट, क्योंकि काम चाहिए सबको ना, तो उससे उनको मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी। ये नहीं है कि आई हैड टू फेस एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एंड सेकेंडली ये है कि देयर वर सर्टन इंसिडेंट्स डेफिनेटली, बट उसके लिए क्या है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ, तो वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ इन सच अ वे दैट अगर कुछ लगता है कि कुछ बडिंग कुछ है तो उसी समय आप निप कर दीजिए एंड देन यू शुड नो हाउ टू हैंडल। तो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम अपना पूरा उससे करिए, ईमानदारी से और कॉम्पिटेंस के साथ करिए, और अपना कंडक्ट ऐसा रखिए कि नोबडी कैन पॉइंट एनी फिंगर्स एट यू। मैं अलोन जर्नी की बात करूँ, जैसा कि आपने बताया श्रेया मैम, तो वो टीनेजर वाला एज भी आपने क्रॉस किया था, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है किसी भी यूथ के लिए अपने लाइफ को बैलेंस रखना। और एक फैमिली फ्रेंड्स लाइफ से हटाकर बोलूँ तो आपकी अलोन की जर्नी कैसी थी और आपने इमोशनल इम्बैलेंस को कैसे टैकल किया? टीनेज ईयर्स में स्पेसिफिकली जो आपने सवाल पूछा है, इतना मेरा स्ट्रगल नहीं रहा। मैं ये कहूँगी आई वॉज़ वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस, क्योंकि हमारे स्कूल में जो टीचर्स थे वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव थे, तो आई थिंक वहाँ से स्कूल में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। टीनेज ईयर्स में बहुत बार बुलिंग हो, ये जो इश्यूज़ होते हैं स्कूल से बहुत बार स्टार्ट होते हैं, तो वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा था। घर पे आई हैड वेरी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, मम्मा पापा, वो हमेशा टीनेज ईयर्स में अगेन इशू आता है पढ़ाई का, प्रेशर का। आप क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, आपको कॉलेज में क्या पढ़ाई करनी है, साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लेना है, ये सब कभी इश्यूज़ थे ही नहीं घर पे। जबकि मैंने 12th में भी फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत अजीब सब्जेक्ट्स लिए थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश तो वो तो कंपलसरी था, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो बहुत ही अजीब मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स है। ना ये प्योरली आर्ट्स है, ना प्योरली साइंस है, बट ना मुझे स्कूल ने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, अगर आपको ये लेना है आप लीजिए। मेरे पेरेंट्स ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि अगर ठीक है आप साइंस ले रहे हो तो ले लो ना, बायोलॉजी लेके आप फिर डॉक्टर ही बन जाओ, मतलब साइकोलॉजी बायोलॉजी ये आप कर ही सकते हो। तो ये सब कभी इश्यूज़ नहीं थे। तो दैट फॉर मी वो लोन जर्नी का कभी सिचुएशन नहीं आया, बिकॉज मेरा पीयर ग्रुप, मेरा स्कूल, मेरे पेरेंट्स सब बहुत ही सपोर्टिव थे एंड बहुत ही अच्छा था। तो दैट वेज आई हैव टू से कि यही रीजन है कि आप नेशनल बैंक में नहीं हो ना, वर्ल्ड बैंक में हो। आपने इतने साल एजुकेशन में अपना इन्वेस्ट किया है, बट व्हेन यू कंपेयर आपको कौन सी लाइफ बेटर लगती है, वर्क वाली कल्चर या एजुकेशन वाली? आप दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दोगी? मैं ये कहूँगी जैसे जब, बिकॉज मुझे शुरू से पीएचडी करनी थी, मम्मा से मैंने घर पे सुना था कि नहीं पीएचडी करना है, अच्छी चीज़ होती है। तो जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तब मैंने अपने प्रोफेसर को, इनफैक्ट मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने अपना मास्टर्स किया है, उस टाइम पे भी मैंने अपने प्रोफेसर्स को बोला कि मुझे पीएचडी करनी है, एंड इनफैक्ट दे टोल्ड मी कि आप करनी है तो हम आपको अभी एडमिशन दे देंगे, बट हमारे हिसाब से पीएचडी करने के लिए स्पेशली आपको अपना कुछ एक वर्क एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। एंड इनफैक्ट दैट वाज सच अ वैल्यूएबल फीडबैक फॉर मी, क्योंकि जब अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन मास्टर्स, ये एक इंडिया में एक कल्चर है कि आप अपना सारी पढ़ाई एक साथ कंप्लीट कर लो, वर्क एक्सपीरियंस मत करो। उससे क्या होता है, जब मैंने मास्टर्स किया फिर मैंने आके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 साल काम किया, एंड फिर मुझे एक पर्टिकुलर मेरी साइकोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी का जो अमेलगमेशन, जो एक नया फील्ड में मैंने जो पीएचडी किया, उसका मुझे आइडिया ही काम करने के बाद मिला। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं अगर मैं काम नहीं करती। तो आई थिंक दोनों अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, बट अगर आप पीएचडी स्पेसिफिकली करना चाहते हो उससे पहले आप थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए इन वट एवर फील्ड दैट यू वांट टू डू। मैम, आपने कहा कि कुछ भी पाने के लिए हमारे अंदर जज्बा ज़रूरी है और उसके साथ फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है, और आपके अंदर जज्बा भी था और आपको फैमिली सपोर्ट भी मिला। लेकिन इंडिया में हर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता जज्बा होने के बावजूद भी। तो आप उन फैमिलीज़ या उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपने डॉटर्स को सपोर्ट करें?
जैसा कि आई थिंक मैं जहाँ पे भी हूँ, मैंने जो भी किया है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे अपने करियर में हो, मैंने जो भी आज अचीव किया है ओनली एंड ओनली बिकॉज मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं। अब मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, बट मैं वर्ल्ड बैंक में काम करती हूँ तो मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग रहता है, बट वो मैं कर पा रही हूँ, काम अभी भी कंटिन्यू रख पा रही हूँ बिकॉज मम्मा मेरे अभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरे इन लॉज का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। तो इनफैक्ट बोथ मेरे हस्बैंड और हम, मेरा ऐसा दोनों का ट्रैवलिंग का काम है। वो PwC में है, ही इज़ अ वेरी सीनियर, हैड अ वेरी सीनियर डेजिग्नेशन इन PwC, तो उनका भी ट्रैवलिंग रहता है। बट जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता है वो अपना सारा काम छोड़ के आते हैं कि नहीं ठीक है मैं बीबी के साथ हूँ, तुम जाओ। सो वो एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड सबको ये बोलना चाहूँगी कि एवरी वुमन उनमें बहुत बहुत पोटेंशियल है, बट जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट योर डॉटर्स, योर वाइव्स, योर डॉटर इन लॉज, योर सिस्टर्स, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप देखिए वो कहाँ पहुँचेंगी, क्या करेंगी, देयर इज़ नो बाउंड। जी, अंतिम सवाल। आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है PhD की, और इसमें आपको बहुत सारे लो मोमेंट्स भी आए होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि आपको गिव अप करना चाहिए, और कई ऐसे दिन भी आए होंगे जहाँ पे आप उतना कंसंट्रेशन से चीज़ें नहीं कर पाते होंगे। तो इसके लिए आपने अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को कैसे पूरे जर्नी में आपने बनाए रखी? एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मेरी बहुत और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो व्हेन आई स्टार्टेड my PhD registration, उस समय I had a long chat with my guide and I told him and asked him कि क्या क्या काम मुझे करने हैं। तो उस काम का मैंने टेंटेटिव शेड्यूल पहले से बना लिया कि आप पहले लिटरेचर रिव्यू करेंगे, दुनिया भर में जितने भी कोई रिसर्च हुए हैं उस सब्जेक्ट पे आप वो पढ़ेंगे, जिसमें इटसेल्फ टाइम लगता है। तो ऑल दैट आई डिड बिफोर माई रजिस्ट्रेशन सो दैट आई कुड डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट पे करना है। तो वो शेड्यूल जब मेरा बन गया तो वो थोड़ा ब्रॉड था कि आप ठीक है, आप 3 महीने में ये करेंगे, 6 महीने में ये करेंगे, आपको पहला टर्म पेपर देना है। तो जब वो सामने लक्ष्य हो ना, तब करने की ईजी हो जाता है। मगर ये याद रखना चाहिए कि ये नहीं है कि आप 1 या 2 दिन नहीं कर पाए, कि आप कुछ था, कोई बीमार हो गए, कुछ हो गए, और आप खुद बीमार हो गए या कोई और फैमिली में बीमार पड़ गया, आपके कोलीग्स को ज़रूरत है, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं पर वेकेशन पे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप सब छोड़ दें। वो बीच में ब्रेक आता है बट वो टेम्परेरी होता है, और बट आप यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट एंड कंटिन्यू योर प्रोग्रेस। हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, किसी की भी कोई भी दिन, कोई भी घड़ी समान नहीं होती। तो आपको कंटिन्यूसली, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। एंड कभी कभी होता है कि खुद से नहीं आता मोटिवेशन, विच इज़ फाइन, उस दिन आप मत करो, उस दिन आप कुछ और करो जो आपका उस दिन का मन कर रहा है। आपको ब्रेक लेना है, बहुत हो गया, आपको शॉपिंग करना है, कुछ खाना है, कुछ नहीं करना, आपको बेड पे लेटे रहना है, विच इज़ फाइन। कभी कभी अपने आप को वो ब्रेक देना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो आप करो। एंड देन जस्ट लाइक मम्मा सेड, पिक योरसेल्फ अप फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। बिल्कुल। और इतना तो तय है कि माँ बेटी की इस जुगलबंदी ने सभी को बहुत मोटिवेट किया है, बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि सबने, मुझे लगता है कि अपने दिल में जितने भी प्रश्न आ रहे थे वो सारे प्रश्न पूछे हैं, और आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि टीवी सेट के उस पार जितनी महिलाएं हैं जो आपसे कुछ जानना चाहती होंगी, उन्हें भी उनके प्रश्नों का हल ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवालों के लिए। बहरहाल अब हम आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में, अंतिम पड़ाव पर, जहाँ हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बनाने वाली दरअसल एक महिला ही होती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में निभाए। माला जी, आपसे मैं ज़रूर एक मैसेज लेना चाहूँगी। आपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। आपने अगर कोई डिग्री हासिल करनी थी, आपने उस डिग्री के लिए जान लगा दी। आपने ज़िंदगी में जो चाहा वो किया, लेकिन एक बड़ा टेस्ट आपने ज़िंदगी का और भी दिया, वो थी आपकी कैंसर के साथ लड़ाई। रिटायरमेंट होने के बाद 2 साल आपने एक जंग कैंसर के साथ लड़ी, और आज आप ये जंग जीत कर वापस आई। पहले तो आपके इस जज्बे को नमन, और साथ ही ये जो ज़िंदगी के प्रति हमारा एक समर्पण है, इस ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने की जो चाह है, वो आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है।
तो हम चाहते हैं कि इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम एक प्यारा सा संदेश आपसे। टारगेट ये होना चाहिए कि लाइफ को पूरी तरह से जिएं। अपना टारगेट को इस तरह ऑब्सेशन ना बना दें कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। उसके अलावा आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, पूरी लाइफ है। अगर दुर्गा पूजा है तो वहाँ जाके फ्रेंड्स के साथ आपको इंजॉय करना है, कोई और फेस्टिवल्स है वो करिए। तो लाइफ बीच में चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल हमेशा है, लाइफ है तो स्ट्रगल भी रहेगा, मगर देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट ओवरकम। आप कंटिन्यू रखिए अपने आप को। डिप्रेशन में किसी तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप किसी दिन डिप्रेस होते हैं, आई विल नॉट कॉल इट डिप्रेशन, किसी दिन आप डिप्रेस होते हैं, डजंट मैटर। शाम तक आप कोई ऐसी चीज़ देखिए जिससे आपको इंटरेस्ट मिले, अपनी हॉबी करिए, टीवी के प्रोग्राम देखिए, शॉपिंग करिए, जैसे श्रेया ने कहा आजकल तो ऑनलाइन इज़ सो अवेलेबल, तो वो करके आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। एट द एंड ऑफ इट आप देखेंगे लाइफ बहुत ही सुहावनी है। आपने जितनी मेहनत की है उसका सारा फल आपको मिलेगा, आपके साथ साथ आपके आसपास सबको मिलेगा, और वो भी आपको खुश देख के वो भी खुश होंगे। सच में मैम आपने हमें बहुत प्रेरित किया। 6 कीमो और मुझे लगता है लगभग 20 से ज़्यादा रेडिएशंस। आसान नहीं है इसे झेलना, लेकिन ये एक सबक ज़रूर देता है कि ज़िंदगी जो है वो सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब एक ऐसी प्रेरणादायी माँ हमारी ज़िंदगी में हो, जो हमारी दोस्त भी हो, हमारे साथ पढ़ाई भी करती हो, हमें कभी ये भी महसूस ना होने देती हो कि हम अकेले हैं, हर तरफ हमारे साथ खड़ी भी हो, वो आपकी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना देती है। बिल्कुल। और ऐसे में जब आप खुद साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, और सिर्फ स्टूडेंट नहीं डॉक्टरेट हो, तो आपकी माँ किस चीज़ को फेस कर रही है उसे देखते हुए उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनना, ये सच में आसान नहीं है, लेकिन आपने इसे किया है। तो आपका इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश। बिल्कुल। आई थिंक मेरी जैसे आपने बोला, आई थिंक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एंड भगवान की दया से मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत रही है। ऐसी मम्मा का होना इज़ अ ब्लेसिंग, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। बट आई थिंक एक अपने अंदर से जो मोटिवेशन हो, आप उसको मोटिवेशन कहिए, एम्बिशन कहिए, टारगेट कहिए, गोल कहिए, वो अपने अंदर से लाना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर से इंस्पायर हो सकते हैं, बट आपको वो इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब वो अंदर से आएगा तो आप देखिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। माँ पूरी दुनिया होती है और माँ जज्बात होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, जज्बातों में जिनके कुछ पाने की जान होती है, उन्हीं हौसलों की दुनिया में पहचान होती है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला होना चाहिए, फिर फासला क्या है, आप मंजिल पा ही लेते हैं। इसी बात के साथ कि अपने हौसले को जिंदा रखिए और जिंदगी में आप जिसे पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए लगे रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से